हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपीएससी हो चाहे कोई अदर पीसीएस क्यों ना हो, वो सारे में ना ये जो वुमेन एंड इंडिपेंडेंस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। हर साल ये डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, जो क्वेश्चन या तो 15 मार्क का या तो 20 मार्क का होता है। तो हम इस वीडियो में ना बढ़िया से देखेंगे कि एक्चुअली वुमेन एंड इंडिपेंडेंस ये क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि वुमेन का ना इश्यूज़ क्या क्या था ड्यूरिंग 18वीं सेंचुरी। उसके बाद में उसका रिफॉर्म किस तरह से हुआ था, फिर उन्होंने किस तरह से नेशनल फ्रीडम फाइट में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया था। हम ये सारी चीज़ कवर करेंगे सिर्फ 2 पेजेस के अंदर, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको उतने ही बताऊँगा, अगर अभी इतने पढ़ लिया ना तो वुमेन एंड इंडिपेंडेंस का ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए वुमेन का ऊपर, चाहे उनका इश्यूज हो, उनका रिफॉर्म हो, उनका कुछ भी पूछ ले, आप GS1 में भी GS2 में भी आप इसको एथिक्स में भी इसको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इश्यूज़। देखो, हम बात कर रहे हैं ना 18 सेंचुरी की। सोचो 18 सेंचुरी, ठीक है, उस टाइम पे ना वुमेन कितना डिप्रेस थे, बहुत डिप्रेस थे। हालांकि आज भी है। इसमें से कुछ पॉइंट आपको ऐसा बताऊंगा जो आज की डेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको अगर मेन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 18 सेंचुरी में कौन सा प्रॉब्लम था और जो प्रॉब्लम आज भी दिखाई दे रहा है, तो आपको ना उसको भी कोट कर सकते हो सिर्फ इसी लेक्चर के थ्रू। देखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना कि भाई आपने ऊपर दे दिया, हेडिंग दे दिया कि वोमेन, ठीक है, उनका इश्यूज आपने हेडिंग दे दिया और सीरियली 1 2 3 आपने लिखना शुरू कर दिया। या तो मेरे हिसाब से ना आप उसको इस तरह से कोट करो, जैसे कि पहले हिंदू वोमेन आएगा, ठीक है, फिर मुस्लिम वोमेन आएगा, फिर दलित वोमेन आएगा। आप उसको और सेपरेट करोगे ना तो आपका जो आंसर है उसमें जो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदू वोमेन। जो हमारे हिंदू वोमेन थे उनका क्या क्या इश्यूज था। सबसे पहला होगा सती प्रथा। आप सभी को पता है सती था उस टाइम पे। मतलब अगर कोई वुमेन है, कोई लेडीज है, अगर उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उसका जो वाइफ है ना उसको भी लेके वो आग में डाल देंगे। और एक कहावत था कि अगर वो सती होगा तो वो जिंदा वापस आ जाएगा। हालांकि ये गलत था, ये एक बहुत बड़ा सोशल इल्ज था, ठीक है। तो उस टाइम ना हिंदू के साथ में ये हो रहा था, सती प्रथा। सेकेंड है पॉलीगामी, ठीक है। तो पॉलीगामी क्या है, जैसे एक आदमी ना 2 3 4 को मैरिज करता था। हालांकि आज भी कहीं कहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि आज की डेट में भी क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है तो आप पॉलीगामी को कोट कर सकते हो, ठीक है। डाउरी, भाई डाउरी के आज नहीं हो रहा है। डाउरी जो बोलते हैं कि भाई अगर मेरा बेटी करेगा तो मुझे देना पड़ेगा 5 लाख 10 लाख 20 लाख, इसको डाउरी बोलते हैं। तो डाउरी उस टाइम भी था तो आज भी था। देखो, इसमें कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या क्या 18 सेंचुरी में प्रॉब्लम हो सकता है। जब आज की डेट में डाउरी चल रहा है तो उस टाइम भी चलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्या है, चाइल्ड मैरिज। ये एक बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पे। भाई 10 साल 12 साल लड़की को भी शादी कर देते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था वुमेन के लिए। ये तो सबसे बड़ा डेंजरस था। उसके बाद था कि विडो कैंट मैरिज। भाई जो विडो है ना, जिसका हस्बैंड डेथ हो गया, वो जो विडो है वो दोबारा शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। सोचो, तो आज की डेट में ना ये तो नहीं चल रहा है, उस टाइम पे चल रहा था। अगर वो शादी कर लिया ना तो उसको जो सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप मेन में ना आप इतना ही कोट कर दो, बहुत है, ठीक है, इतना ही। और ज़्यादा नहीं लिखना, बस ऐसे हेडिंग देना, इश्यूज करके नीचे लिख देना हिंदू वोमेन, उसके बाद में इतने कोट कर दो, इससे आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यह जो मुस्लिम वोमेन में, मुस्लिम में क्या है भाई, पुरदाता सिस्टम, ठीक है ना। सेकेंड क्या था, पॉलीगामी। पॉलीगामी में भी आपको बता रहा था, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक में, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको कर देना POLYGAMY, ठीक है, पॉलीगामी। तो जो पॉलीगामी है ना ये आज की डेट में भी हो रहा है, मुस्लिम में भी हो रहा है, हिंदू में भी हो रहा है। तो आप ये 2 कोट कर दो, बहुत है। आगे आ जाओ दलित वोमेन में। भाई दलित कौन लोग हैं, जो डिप्रेस क्लासेस है ना, जो बोलते हैं कि बिल्कुल स्किड्यूल लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी टाइप का है। तो उनको क्या करते हैं ना, देखो पहले क्या था, सेक्सुअल हारेसमेंट। उनको पता है अगर इनका साथ में तुम सेक्सुअल हारेसमेंट करोगे, ये लोग दलित है, डिप्रेस क्लास है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। ये तो कोर्ट में जा भी नहीं सकते हैं। तो इनका ऊपर ना ये बड़ा मतलब इशूज़ था उनका। सेकंड था फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट के लिए भी उनको फोर्स करते थे, भाई तू पैसा ले ले और तू कुछ भी कर ले। तो ये लोग भी ना, देखो जो दलित लोग हैं ना उनको पैसा नहीं है, लोग गरीब है, तो क्या करेंगे। तो उनके साथ में ना ये अत्याचार हो रहा था। हालांकि आज भी कहीं कहीं पे हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत था। फिर वायलेंस टुवर्ड्स वोमेन। तो वोमेन से ना बहुत वायलेंस हो रहा था। जैसे कि ना आप वोमेन के लिए काम कराएंगे, उसको टाइम पैसा भी नहीं देंगे। उनको पता है यार कि वोमेन है, लेडीज है, ठीक है ना। अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो वो क्या कर लेंगे, लड़ाई में तुमसे जीत नहीं सकते वो। ऊपर से आदिवासी लोग हैं, वो कोर्ट कचहरी जा नहीं सकते हैं। तो कहीं ना इनकी तरफ बहुत वायलेंस हो रहा था।
ये तो हो गया हमारा कॉमन पॉइंट, सॉरी हमारा हो गया डिफरेंट पॉइंट हो गया सभी के लिए। हिंदू के लिए हमने पढ़ लिया, मुस्लिम के लिए, अभी दलित के लिए पढ़ लिया हमने। अभी ना एक पॉइंट है, आप सभी कोट करना, हिंदू में, मुस्लिम में, दलित में, कौन सा, ये वाला कॉमन टू ऑल, कि एजुकेशन ओनली टू अपर क्लासेस। भाई एजुकेशन तो था उस टाइम पे, आपने अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना, इंडिया में पहली बार एक्ट ऑफ 1813 और 1813 एक्ट में इंडियंस को 1 लाख रुपीज़ मिला था उनका हायर एजुकेशन के लिए। हायर तो नहीं कहेंगे, ओनली एजुकेशन के लिए, कि इंडियन भी थोड़ा पढ़ सके, ठीक है। उनको मिला था 1 लाख पर आनम। लेकिन ना ये जो एजुकेशन के लिए पैसा आ रहा था, ये सभी के लिए नहीं था, ये कन्फाइंड था ओनली अपर क्लासेस के लिए। जो अपर क्लास लोग हैं सिर्फ वही पढ़ाई करेंगे, जो बाकी नीचे क्लास को वोमेन है ना वो पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतने पॉइंट है, बहुत है, इससे ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। आप ये जो तो रखोगे ना, याद रखोगे तो वो आपका याद रहेगा भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, तो इतना रख लेना। लेकिन हाँ की रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको ना कैटेगराइज कर दो, पहले हिंदू वोमेन, फिर मुस्लिम, फिर दलित। अगर आप उसको अलग से लिखोगे ना तो उसमें जो क्लैरिटी है मार्क का वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आगे देखते हैं अभी रिफॉर्म क्या है। देखो रिफॉर्म क्या होता है ना, बहुत बच्चे गलत क्या करते हैं, भाई आपने प्रॉब्लम एक बताया, रिफॉर्म दूसरा बता रहे हो, तो आपने जो जो इश्यूज दिखाया ना आप उसी का रिफॉर्म बताना है, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया सती था, तो यहाँ पे लिखना है कि एबॉलिशन ऑफ सती कौन किया था, भाई राजा राम मोहन रॉय। हालांकि इनके साथ में ना और भी एक गवर्नर थे, उनका नाम था विलियम बेंटिक। अगर याद है तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो 10 मार्क से कैसे आप 6 से 7 मार्क ला सकते हो, ठीक है ना। तो अगर याद हो रहा है तो लिखो विलियम बेंटिक, नहीं है तो इतना बहुत है कि जो सती प्रथा है उसको राजा राम मोहन रॉय ने, जो बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने उसको बैन किया था। कैसे बैन किया था, उन्होंने के एक्ट लेकर आया था, उसको बोलते हैं बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829, ठीक है। सेकंड, हमने क्या देखा था कि जो विडो थे वो कैंट मैरिज, वो शादी ही नहीं कर सकते बोलो, तो यहाँ पे क्या ना उनको लाया था विडो री मैरिज, कि बोलो दोबारा शादी भी कर सकते हैं। इसको लाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ठीक है। तो इन्होंने जो एक्ट लेकर आए थे इसको बोलते हैं हम लोग विडो री मैरिज एक्ट 1856, ठीक है। देखो एक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, अभी याद नहीं है तो अभी बाकी पॉइंट याद रख लो, लेकिन जो एक्ट है ना कोशिश करना एग्जाम से 2-4 दिन पहले थोड़ा याद रखने के लिए। आगे चलते हैं, बैंड चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड मैरिज हो रहा था, लड़की 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, भाई इसको बैन कर दिया गया और एक फिक्स एज रखा गया कि भाई इस एज से नीचे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है। लड़कियों का जैसे आज की डेट में है ना 18 साल का, नीचे शादी कोई नहीं कर सकता है, तो उस टाइम पे भी लेकर आया था, उसका नाम बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है। इतना ही बहुत है। आगे क्या रहेगा, फीमेल एजुकेशन का ऊपर, ठीक है। उसमें क्या है ना, जो हमारे जेडी बेथुन थे, सैयद अहमद खान थे, इन्होंने बात किया था कि जो फीमेल को ना किस तरह से एक अच्छे से एजुकेशन भी मिल सके, सभी क्लासेस को, ऐसा नहीं कि अपर क्लासेस को, सभी जो वर्ग है ना, चाहे नीचे वाले हो या ऊपर वाले हो, सभी लोग को, चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, सभी के लिए आ सके। तो उसके लिए एक्ट आया था वुड डिस्पैच एक्ट 1854। तो ये 4 याद रख लो, बहुत है। एबॉलिशन सती, विडो री मैरिज, बैंड चाइल्ड मैरिज, देन फीमेल एजुकेशन, इतना बहुत है। तो हमने क्या देख लिया भाई कि 18th सेंचुरी में क्या क्या इश्यूज था और क्या क्या हमारा रिफॉर्म हुआ था, इतना बन गया। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो 15 मार्क का या तो 20 मार्क का, तो इतना लिख लो आपका बहुत है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तुम लिख भी नहीं पाओगे, एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। आगे देख लो, अभी अगर पूछ लिया ना कि नोटेबल वोमेन फ्रीडम फाइटर्स, देखो जब वोमेन ना उनका इश्यू था, हमने ये सब रिफॉर्म भी कर दिया। अभी जो हमारा वोमेन थे वो होशियारी बन गए, थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो गए, और उनको उनका राइट्स के बारे में पता भी चल गया, ठीक है। हमारा राइट्स क्या है, चाहे सोशल राइट्स हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल राइट्स हो, सिविल राइट्स हो, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना, जैसे कि हमारा 1920 आ जाएगा, हमारा चलेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या तो 1930 में हमारा चल रहा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1942 में हमारा क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सभी में ना अभी वोमेन का बहुत सारा योगदान रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि भाई जो हमारे वोमेन थे उन्होंने किस तरह से हमारा जो नेशनल स्ट्रगल था उन्होंने उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। तो वो वोमेन कौन कौन थे उनके बारे में बताओ। तो आपको क्या करना है, देखो वोमेन तो बहुत थे, लेकिन भाई सभी को ना याद नहीं रख पाओगे, आपके पास टाइम भी नहीं है वहाँ पे, और लिखना भी आपको कितना है 15 मार्क का, अब लिखना भी 1.5 पेज में है, 2 पेज में है, तो इतने याद कैसे रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आप लिख दोगे इंट्रो में कि भाई हाँ ठीक है, वोमेन का पूरा इशू क्या चल रहा था इन सेंचुरी में, हमने उसको रिफॉर्म किया और आगे जाके ये लोग फिर
जो हमारा नेशनल स्ट्रगल में इन्होंने किया था पार्टिसिपेशन, हम लिख दिया इंट्रोडक्शन में, अभी आ जाएगा कंक्लूजन आ जाएगा। उसमें भी आप लिख सकते हो कि ये उनका जो पार्टिसिपेशन था वो लास्ट में क्या है, हमको 1947 में हमको आज़ादी भी दिलाया था। तो ये तो आपका हो गया, 8-10 लाइन हो गया। तो बीच में आपको बॉडी में भी इतने लिखना है। और क्वेश्चन पूछ लिया कि जो नोटेबल वोमेन थे, कौन कौन वोमेन थे, तो उस पर ज़्यादा नहीं, 4-5 लिखना है, बहुत नहीं। सबसे पहले लिखना कि सरोजिनी नायडू, ठीक है, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अभी आगे आ जाओ, कस्तूरबा गांधी, इन्होंने भी एनसीएम में और क्विट इंडिया मूवमेंट में किए थे पार्टिसिपेट, ठीक है। आगे आ जाओ, अरुणा असफ अली, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, इन्होंने इस मूवमेंट का ना की लीडर था, ठीक है। आगे इनको एक उपाधि मिला था, उसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। जैसे दादा भाई नारोजी को बोलते हैं ना कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना लिख देना। अभी चौथा में आ जाओ, विजय लक्ष्मी पंडित, तो इन्होंने भी नॉन कॉपरेशन में अपना दिया था योगदान। आगे आ जाओ, रानी लक्ष्मीबाई, सभी ने इनका नाम सुना होगा। 1857 में जो हुआ था सिपाही विद्रोह, इन्होंने यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से किया था पार्टिसिपेट। हालांकि इनका बैटल फील्ड में डेथ हुआ था, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया से फाइट किया था। इन्होंने ना कई सारे वोमेन को ना इंस्पायर किए थे कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इनका तो डेथ हो गया, लेकिन बहुत सारे वोमेन ने इनसे इंस्पायर्ड हुए थे कि आगे जाके हम फिर लड़ाई करेंगे। तो इनका जो बैटल क्राई था ना लक्ष्मीबाई का, कहाँ पे, 1857 में, कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक है, सिपाही विद्रोह में, कि जो मेरा झांसी है मैं नहीं दूंगा। तो इतना लिख दो ना, बहुत है, इससे आगे नहीं लिखना। आप लिख भी नहीं पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको ये बॉडी लिखना है, फिर लास्ट लिखना है, कंक्लूजन भी है, ठीक है, इतना बहुत है। अभी आगे आ जाओ, देखो जहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि 18वीं सेंचुरी में इश्यूज क्या था, डेफिनेटली वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि उसका रिफॉर्म क्या हुआ था, ठीक है ना। सेम ना, जहाँ पे पूछेगा कि जो वोमेन है उन्होंने किस तरह से फ्रीडम फाइटर बने थे, या किस तरह से जो अपना नेशनल स्ट्रगल में उन्होंने अपना किया था पार्टिसिपेशन, जहाँ पे वो पूछेगा ना, यहाँ पे डेफिनेटली ये पूछ लेगा कि उनका क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, ये पूछ लेगा। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो उनका 3 याद रखना। सबसे पहले बना था वोमेन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इसको एनी बेसेंट ने फाउंड किए थे, ठीक है, किस लिए, कि जो वोमेन है उनका जो सोशल राइट्स है और पॉलिटिकल राइट्स है वो प्रोमोट हो सके, ठीक है ना। सभी वोमेन को ना उनका जो राइट है, चाहे पॉलिटिकल राइट हो, सोशल राइट हो, राइट ऑफ एजुकेशन हो, उनको सब कुछ मिल सके, ठीक है। ये लाए थे एनी बेसेंट ने, इतने लिखना। सेकंड कोट करना अपने, ऑल इंडिया वोमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसको फाउंड किए थे मार्गरेट कॉजिन्स ने, और बाकी भी लोग थे, उनका एक ही नाम याद रखो, बहुत है, ठीक है, नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो ज़्यादा याद नहीं आप रख पाओगे। इन्होंने फोकस किया था वोमेन का एजुकेशन का ऊपर, सोशल रिफॉर्म ऊपर, ठीक है, उनके साथ में जो कुछ सोशल इल्स हो रहा था वो कैसे कटल हो सके, उन्होंने उसके ऊपर काम किया था। उनका भी जो पॉलिटिकल राइट्स था, ठीक है, तो उनका ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। आगे होगा नारी सत्याग्रह समिति। अच्छा, ये एक समिति बना था। इस समिति का ना एजेंडा क्या था कि हम जो नारी है ना, हमको इंस्पायर करेंगे कि आगे कुछ भी अगर होगा ना फ्रीडम स्ट्रगल, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, ठीक है, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, कुछ भी होगा ना, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली ये जो नारी सत्याग्रह समिति था ये उसका एम था, ठीक है। तो वुमेन का ऊपर ना हमने देख लिया पहले क्या क्या इश्यूज था, और उसके बाद में किस तरह से उनका रिफॉर्म हुआ था, और फिर कौन सा उनका हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया था बाकी वुमेन को कि वो भी पार्टिसिपेट करें नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। और उन्होंने जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे हमने वो भी देख लिया, ठीक है ना। तो अभी क्या ना लास्ट टॉपिक बचा है कि भाई देखो, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, हमने कुछ देख लिया सिग्निफिकेंस, जो अच्छी बात है। अभी ना उनका कुछ चैलेंजेस भी था, जिसकी वजह से ना जो वुमेन है वो चाहते हुए भी, ठीक है ना, वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। तो पूछेगा कि भाई क्या क्या इश्यूज फेस हुआ था नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, अभी उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सोशल कॉन्स्टेंट्स। देखो किस तरह से होता था ये जो सोसाइटी है ना, आज की डेट में भी आप देखोगे घर का अंदर ना उसको बोलते हैं पैट्रिकल सोसाइटी, मतलब पुरुष प्रधान। के घर में जो जेंट्स होता है ना, जो होता है हस्बैंड होता है, या घर में जो सबसे बड़ा मेल होता है ना, जिसको बोलते हैं घर का मुखिया बोलते हैं, कहीं ना उनका भी एक प्रेशर रहता है
आज की डेट में घर का जो बहू है वो बाहर ठीक से फ्रीडम से बाहर नहीं घूम सकता है, तो इतना उसको नहीं मिलता उसको फ्रीडम। तो उस टाइम पे अगर कोई वोमेन बोलेगा कि मुझे जाना है बाहर, लड़ाई करना है ना, इंग्लिश के अगेंस्ट में, तो उसको इतना राइट कहाँ होगा बताओ। तो कहीं ना कहीं ये भी इशू था। फैमिली रेस्ट्रिक्शंस टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रगल, फैमिली रेस्ट्रिक्शन जैसे बोल दिया मैंने कि पुरुष प्रधान था, ये भी तो था, ये की बात है। लिमिटेड एजुकेशन था उनके पास में इतना शिक्षा था नहीं कि भाई कैसे करना है, कैसे हमारा जो राइट है। जब मैं देखो, अगर तुम्हारे पास में एजुकेशन ही नहीं है तो तुम्हें क्या पता कि किस तरह से आपको जो थॉट है फ्रीडम स्ट्रगल का, आप उसको स्प्रेड करना है या आपको लड़ना है उनका अगेंस्ट में। जब आपको राइट पता होगा तभी तो लड़ोगे, आपका एजुकेशन नहीं है, ठीक है। विच पोल चैलेंजेस इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो जिसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल चेंजेस एक्टिविटी भी ठीक से नहीं कर पाए थे। ये हमारा सोशल कॉन्स्टेंट्स हो गया। आगे फिर क्या हुआ, रिप्रेशन एंड वायलेंस। देखो हुआ क्या ना, जैसे कि इतना सारे वोमेन आ गए, ठीक है ना, उन्होंने इतना सारे वोमेन ने मतलब फाइट किया था, तो जो इंग्लिश क्या था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया था, उनको डाल दिया था जेल में। और फिजिकल वायलेंस ये तो होता था, उसने बहुत हुआ था फिजिकल वायलेंस, किसी को मारना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को पीटना, भाई तुम घर चले जाओ, फाइट मत करो, और फाइट करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, उनको अरेस्ट करते थे, ठीक है ना, ये तो होता ही था। तीसरा क्या था कि बैलेंसिंग रूल। देखो इसमें क्या है ना, देखो सोचो एक वोमेन आएगा, सबसे पहले क्या है, हमने क्या देखा कि उस टाइम पे जो सोसाइटी था दैट वाज पैट्रिकल सोसाइटी, मतलब जहाँ पे जो मेल है उसका डोमिनेंस था। अभी उस डोमिनेंस से बाहर आकर ना एक वोमेन लड़ाई करता है, लड़ाई करने के बाद में उसको अरेस्ट भी किया जाता है, उसको जेल में डाल देते हैं, ठीक है, उसके साथ में फिजिकल वायलेंस भी होता है। तो इतना सब करने के बाद में भी ना जो वोमेन है, सोचो थोड़ा भाई, उनको ये भी देखना है कि मुझे घर भी चलाना है, ठीक है ना। यहाँ पे वही लिखा है कि फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्रीडम फाइट, किसी लिए दे आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू होम, भाई मुझे घर में भी आना है, मुझे घर में मेरा बच्चा को देखना है। अभी एक वोमेन गया है लड़ाई करने के लिए, वो तो घर वापस आया नहीं, उसको जेल भेज दिया, अभी घर में उसका बच्चा रो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब उस टाइम पे इश्यूज था। तो अभी इतना याद रख लो, देखो आपको दिख रहा है ना, ये इतना पॉइंट्स बहुत है, अभी इसमें से कम से कम 50 पॉइंट्स होगा। तो इसी को ना थोड़ा बड़ा चढ़ा के ना आप आराम से उसको 100 वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले देख लिया हमने कि वोमेन का क्या क्या इशू था उस टाइम पे ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में, क्या क्या रिफॉर्म हुआ था, कौन कौन नोटेबल वोमेन थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किए थे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनका कौन सा था ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में उन्होंने किस तरह से चैलेंज फेस किया। तो इतना ही कर लो भाई, इसी में से ना आपका क्वेश्चन बनेगा वोमेन का ऊपर। सोचो इससे क्या बनेगा, इससे कुछ बन रहा है क्या, इससे कुछ नहीं बन रहा है। और इसमें से ना कई सारे पॉइंट भी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सब कहाँ पे, ये सब आप GS अपना 3 में ना, सॉरी GS 4 में जो एथिक्स है यहाँ पे कोट कर सकते हो। ये तो GS जो सोसाइटी सेक्शन है, सोसाइटी में कोट कर सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री में तो है ही। तो इतना ही पढ़ लो, ठीक है, बहुत है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बस 2 पेज नोट कर लो, इतने बहुत है। ओके, थैंक यू।